गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक है वर्क। अब देखिए यहाँ वर्क में यहाँ मैंने ये कुछ इस पीपीटी में कुछ जो है स्लाइड्स ले रखी हैं और पिक्चर्स ले रखी हैं। अब इस पिक्चर में क्या है, देख रहे हैं कि इसमें जो है एक गर्ल जो है क्या कर रही है, कार को पुल कर रही है। और यहाँ पे ये महोदय कार को पुश कर रहे हैं। ये भी महोदय यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार को पुल कर रहे हैं। मतलब ये पुलिंग पुलिंग शी इज पुलिंग एंड ही इज पुलिंग, है ना? तो जब पुलिंग कर रहे हैं और ये ही इज पुशिंग, तो मतलब एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सब सभी तीनों की तीनों पिक्चर्स में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब इस फोर्स अप्लाइडिंग द अप्लाई आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्स द कार्स आर गेटिंग डिस्प्लेसमेंट। कार्स आर गेटिंग डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कार्स गेटिंग डिस्प्लेसमेंट करती हैं, तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ये में कार को पुश किया जा रहा है। देखिए इसमें क्या है कि कार, इसमें भी यहाँ वीडियो में कार पुश की जाती है और फिर वो किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट गेट करती है आफ्टर पुशिंग दी कार। देखें ये सुपर गर्ल आ रही है और इस पर एक देखना अकेले ही इसको डिस्प्लेस करा देगी। ये लगाया फोर्स, पुशिंग फोर्स और इसको डिस्प्लेस करा दिया, है ना? ही सरप्राइज्ड। ये सुपर गर्ल कर सकती है इस तरीके का। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा देखिए, ये है, यहाँ पे ये सुपर बॉय है। ये क्या करता है, खींचेगा कार को, है ना? और विदाउट एनी सपोर्ट्स ऑफ हैंड्स। देखो बैक से ही खींच रहा है किस तरीके से सिंगल कार को। ये भी फोर्स लगा रहा है और कार डिस्प्लेस्ड हो रही है। अब यहाँ पे ये दो कारों को खींच के दिखा रहा है, तो भी यहाँ पे भी ये फोर्स लगाएगा और कार ड्रॉ में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब इन दोनों कारों में डिस्प्लेसमेंट आ गया और उस लड़की ने उस कार को पुश कर दिया था। तो क्या कंक्लूजन निकला कि ये पुलिंग या पुशिंग फोर्स लगाने पर अगर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आता है तो वहाँ पे एक नई फिजिकल क्वांटिटी का जो है जनरेशन हो जाता है। उस नई फिजिकल क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अब उसको हम यहाँ थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो ये फिगर ले रखा है मैंने। इसमें क्या है कि एक बंदा इस बंदी को बिठा के ऊपर जो है खींच रहा है कार्ट में, है ना? तो और वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। इसमें तो फिक्स जो है एंगल 30 डिग्री पर एंगल पर फोर्स लगा रहा है और अमाउंट ऑफ द फोर्स क्या है, फिक्स्ड है, 50 न्यूटन। इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं पहले, कि सपोज कर लेते हैं कि ये 50 न्यूटन न होके केवल एफ है। क्या है ये, एफ है केवल, है ना? हट गया, एफ न्यूटन है। और ये एंगल भी 30 डिग्री न होके क्या है, केवल थीटा है। तो हम थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। ये एंगल हमने थीटा बना लिया, एक जनरल एंगल ले लिया है। थीटा ले लेंगे इसकी जगह पे, 30 की जगह पे, और ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पे टी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, है ना? जनरल इक्वेशन आ जाएगा। फिर उसमें जो है इसकी जो वैल्यू दे रखी है उन्हें हम पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ से क्या है कि ये एंगल थीटा था, चलो आ नहीं रहा है, इसको थीटा ही मान लेते हैं। ये एंगल 30 डिग्री न होकर क्या है, थीटा डिग्री है। तो इसको 30 वैल्यू रख देंगे और ये 50 न होकर कितना है हमारा, एफ न्यूटन ही है केवल। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या चीज़ है, बंदा जो है एफ फोर्स लगा रहा है कितने पर, ये थीटा एंगल पर। और तो इसमें इस कार्ड का भी कुछ वेट होगा और इस लड़की का भी वेट होगा। तो यहाँ पे ये कार के व्हील्स इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, रोड के कांटेक्ट में। तो इन व्हील्स पर तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शंस। क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया इधर,
ठीक, नॉर्मल रिएक्शंस हो गया, है ना? ऐसे ही दूसरे व्हील पर भी नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा होगा, ऐसे करके, ये नॉर्मल रिएक्शंस। इस नॉर्मल रिएक्शंस को मैं इसको बोल देता हूँ N1 और इसको N2, N1 और ये N2। यहाँ पे इसका पूरा वेट जा रहा होगा नीचे, है ना? ऐसे एकदम स्ट्रेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इसको भी एक एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऐसे जा रहा होगा वेट। दोनों ये वेट है, इसमें किसका है? दोनों का इंक्लूडेड होगा यहाँ पे, ये मास ऑफ द गर्ल M1 ले लिया और मास ऑफ कार्ड स्मॉल m ले लिया इनटू g। अब इस फोर्स की बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ये जो है, आप इसमें फिगर में क्या दिखाया गया है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजेंटली हो रहा है। इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, और ये कहलाती है वर्टिकल, वर्टिकल। अब देखिए, तो इस हॉरिजेंटल को हमने कंसीडर कर लिया एक्स एक्सिस और इसको ले लिया वाई एक्सिस। तो ये बंदा एफ न्यूटन का फोर्स जो है थीटा हॉरिजेंटल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे लगा रहा है। तो ये कार्ड जो है ऐसे मूव होनी चाहिए, लेकिन कार्ड जो है गर्ल के साथ में ऐसे न मूव होके कैसे जाती है, हॉरिजेंटली मूव हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है यहाँ डी तक, डी डिस्प्लेसमेंट तक जा रही है। वो क्यों हो रहा है? उसका कारण है ये कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। फोर्स हमारा एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, आपको पता है। तो इसको हम जो है दो कंपोनेंट्स में यहाँ रिजॉल्व कर लेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस ले लेंगे एफ एक्स कंपोनेंट, और अलोंग बाई एक्सिस ले लेंगे एफ बाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है। अब ये एफ एक्स और एफ बाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है, उसको हमने ले लिया ओरिजिन पॉइंट ओ, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, एरो क्या रिप्रेजेंट्स करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। वेक्टर है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस में आपको रिकलेक्ट कीजिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस को, कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ दैट एरो इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ एरो। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इसका क्या है? एरो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ये इसका पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से इस पर जो है एक्स एक्सिस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस पर क्या आ गया? परपेंडिकुलर आ गया। और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पर? ए पर। ये पॉइंट हमने जो है बी पॉइंट ले लिया, है ना? अब आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मैं उसे यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके पास में। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है? ऐसे ले लीजिए इसमें। ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी, ऐसे करके ये लॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया। और ये हमारा फोर्स हो गया था एफ, और कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। और यहाँ से ये पाई एक्सिस होगा, दिस पाई एक्सिस, और इट इज एक्स एक्सिस। अब देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, कितना लगा रहा है, यहाँ 50 न्यूटन दे रखा है। हम अभी इसको एफ ही लेके चलते हैं। और हॉरिजेंटल से किस एंगल पर लगा रहा है वो थीटा पता है। हमें चाहिए इसके जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स चाहिए और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स चाहिए। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने फोर्स का एफ एक्स कंसिडर किया था,
और इधर एफ वाई ले लेता हूँ, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी में, राइट एंगल ट्राइंगल में ओ ए हमारा, व्हाट इज ओ ए, बेस है, और ये ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ओ बी क्या है हमारा, हाइपोटेनस है। तो आपको पहले करना है, बेस फाइंड आउट करना है, तो आपको थीटा और हाइपोटेनस दे रखा है, तो आपको पता है कि फ्रॉम, है ना, बेस ओवर हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, और बेस हमारा क्या होगा, ओ ए ओवर ओ बी इक्वल टू कॉस थीटा। इसके नीचे 1 ले लेंगे और यहाँ से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ओ ए इक्वल टू हमारा क्या आया, ओ बी कॉस थीटा। अब आपको पता है कि ओ बी तो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स कर रहा है, लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, तो ओ बी हमारा क्या हो गया, ओ बी क्या है हमारा, बताओ, ओ बी है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दैट इज एफ, और ओ ए हमने एफ एक्स कंसिडर कर लिया था, ओ ए को क्या ले लिया, एफ एक्स, एंड ओ ए बी को क्या ले लिया है, एफ वाई, है ना। तो ये वाई डायरेक्शंस में ना, इसको ऐसे ऐसे करके डॉट बना दो, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओ, ये बी डैश ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू ओ बी डैश के, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू हमने रख दी क्या, एफ एक्स, ओ ए की वैल्यू क्या है, एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा, और ओ बी की वैल्यू एफ, एफ कॉस थीटा। ये हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स, क्या हुआ ये, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और ए कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना। इसी तरीके से हम जो है, अगर हम करें कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसी ट्राइंगल से, ट्राइंगल ओ ए बी से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी क्या है हमारा, एफ वाई है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एफ वाई, और हाइपोटेनस क्या है, एफ है, इक्वल टू, मतलब ओ बी है हाइपोटेनस, तो यहाँ से ये साइन थीटा आ गया, ठीक। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, ये इधर है, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया, है ना। तो देखिए ये एफ वाई क्या था हमारा, एफ वाई क्या था, एफ साइन थीटा था, और एफ एक्स क्या है, एफ कॉस थीटा। अब इस कार्ट में जिसमें एक लड़की बैठी हुई है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई डायरेक्शंस में या फिर वर्टिकल डायरेक्शंस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो वाई डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको समझने के लिए क्या हो गया कि ये वाई डायरेक्शंस में जितने भी फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शंस वर्टिकली इज इक्वल टू the sum of forces acting in downward direction। तो मतलब n1 plus n2 plus f sin theta is equal to क्या हो जाएगा, m1 plus mg हो जाएगा। समझे नहीं समझे, क्या होगा, वर्टिकल का ही केस पहले ले लेते हैं, क्या रहा हमारा, इसको अभी हम बाद में देखेंगे, हटा देते हैं इससे यहाँ से, है ना। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग फोर्सेस को कट कर देते हैं।
तो यहाँ पे वर्टिकल केस में देखिए, वर्टिकल केस में अलोंग बाई एक्सिस, अलोंग बाई एक्सिस, n1 plus n2 is equal to m plus m1, mass of card and mass of god, g minus f sin थीटा, ये रहा, ठीक है ना। और ये तो वर्टिकल, मतलब वर्टिकल के केसेस में हो गया। अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल देखते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। अभी हम सरफेस को स्मूथ कंसीडर करके चल रहे हैं यहाँ। ये सरफेस हमारी क्या है, स्मूथ है, रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ है, स्मूथ रोड है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में तो केवल एक ही कंपोनेंट लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में केवल एक ही फोर्स है, और वो है हमारा एफ कॉस थीटा। ये किसी भी फोर्स द्वारा बैलेंस्ड नहीं हो रहा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शंस में नॉर्मल रिएक्शंस और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिलकर उसके वेट को बैलेंस कर लेते हैं। तो इस डायरेक्शंस में इसका कोई मूवमेंट नहीं रहेगा जब तक ये कंडीशंस रहेगी। अगर ये कंडीशंस मतलब जो है कि सेटिस्फाई नहीं होती है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस, तो क्या होगा, वो वर्टिकली भी डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आपने देखा है कभी कभार जो है कि ऊपर भी उठ जाती हैं चीजें, तो उस चीज को अभी हम जो है इग्नोर कर रहे हैं, बाद में बताएंगे, पहले वर्क की डेफिनेशन चल रही है ना। तो यहाँ से ये एफ कॉस थीटा हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हुआ, और वो इस डायरेक्शंस में किसी के द्वारा भी बैलेंस्ड दूसरा फोर्स इस डायरेक्शंस में है ही नहीं, बैलेंस नहीं किया जा रहा। तो इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से ये जो कार्ट है डिस्प्लेस्ड होगी, हॉरिजॉन्टली ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगी। आपने वीडियोस में भी देखा था, इसमें इसमें है ना। तो वो केवल कॉज यही था कि जो वर्टिकल कंपोनेंट और नॉर्मल रिएक्शंस आपस में मिलके ऑब्जेक्ट्स के वेट को बैलेंस कर दे रहे थे, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स का आएगा कंसेप्ट, वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी पहला यहाँ यही रहने दीजिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराएगा। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, देखिए कहाँ है। इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। डी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस कार्ड का अलोंग एक्स एक्सिस, और ये फोर्स का जो कंपोनेंट है ये भी अलोंग एक्स एक्सिस है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने तो हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिली, फोर्स x component of the force along the directions of displacement into displacement, है ना। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्क डन इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लीकेशंस ऑफ द component of force along the directions of displacement and the displacement। क्या हुआ, component of force, component of force along the displacement into component of force along displacement into displacement, क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो इसकी एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो वर्क हमारा क्या हुआ, एफ कॉस थीटा इंटू डी। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा। इसका ये दोनों जो है फॉर्म लिखी है, एफ एस एफ कॉस थीटा इंटू डी और एफ डी कॉस थीटा, दोनों में ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले देखिए, ये एफ डी कॉस थीटा, यहाँ
इसको पहले क्लियर करते हैं और एफ कॉस थीटा इंटू डी को क्लियर करते हैं। ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको देखिए। यहाँ पे क्या है कि आप देखिए फोर्स भी हमारा एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, आप पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में, इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स में। और डिस्प्लेसमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है मॉड ऑफ एफ एंड मॉड ऑफ डी इंटू कॉस थीटा है। तब जो है आप जाइए रिकलेक्ट कीजिए अपनी नॉलेज को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखा जा सकता था, और दूसरा क्या लिखा जा सकता था, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। इसको आप बोलते थे डॉट प्रोडक्ट और इसको बोलते थे क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो इसको हम डिफाइन करते थे मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। cosine of the cos of the angle between them, yes, mod of a mod of b and sin of the angle between them, ये आ जाता था। याद आ गया होगा यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते, इसको क्या लिखते थे, ए डॉट वेक्टर बी, और इसको क्या लिखा जाता था, ए क्रॉस बी। इसका भी हमारे यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो हमें इससे हमें मालूम पड़ा कि यह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये तो डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है। तो वर्क हमारा क्या हुआ, क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी लिखा जा सकता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। क्या निकला यहाँ से कंक्लूजन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। ठीक, अब इसके बारे में अब मैं बताना चाहूंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे तो इस वाले रिलेशंस में मैंने लिया है कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इस रिलेशंस में हो जाएगा multiplications of force and the component of displacement along the direction of force। ध्यान से सुनना, इस वाले रिलेशंस में मैं क्या है, multiplications of the component of force along the directions of displacement। यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, multiplications of the force and the component of the displacement along the directions of force, दोनों ही हैं। ये यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिया जा रहा है या कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिया जा रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, चाहे तो आप ऐसे डिफाइन करें या फिर ऐसे डिफाइन करें, बात हमारी क्या आएगी, वर्क की ही आएगी। ये तो हमने यहाँ इसमें प्रीवियस इससे अपने से सीख लिया, ये है फोर्स को रिजॉल्व किया था। इस वाले रिलेशंस के लिए हम जो है डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करेंगे। किसको रिजॉल्व कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। बात एक ही है, चाहे तो आप फोर्स को रिजॉल्व कर लीजिए अलोंग इट्स कंपोनेंट्स, और एक कंपोनेंट ले लीजिए अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इस कंपोनेंट का उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क देगा। या फिर आप कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व कर लीजिए along the directions of force और perpendicular to the directions of force, और जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट along the directions of force आया है उसको हम फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, तभी भी हमें वर्क ही मिलेगा। तो देखिए इसको समझने, ये वाले को मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाले टर्म्स को। बात तो वही है लेकिन रिजल्ट वही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए पिछली स्लाइड पे जाएंगे, ये वाली पे, ये वाली पे फिगर बनाना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ हमने थीटा थीटा कंसीडर कर रखा था, 30 को हम बाद में लेंगे अभी, है ना। तो ये थीटा है सपोज करके, चलो ये थीटा है, क्या है, थीटा, और ये यहाँ पे है ही नहीं, एफ न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का ये यहाँ से यहाँ तक डी है, वेक्टर की लेंथ हमारा क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डी है।
पहले जब हमने फोर्स को रिजॉल्व किया था तो फोर्स से परपेंडिकुलर डाला था इस पर डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन पर। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे प्रोसेस को, डिस्प्लेसमेंट से हम जो है इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, किस पर, फोर्स वाली डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये एंगल थीटा आ रहा है, इस तरीके से बन गया, ये एंगल थीटा है और ये एंगल हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो 90 हो जाएगा, और दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा, सबका मिलके जो है 180 आना चाहिए ना। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे है तो ध्यान मत दो, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या हुआ, 90 माइनस थीटा ही हो गया। अब इसको आप रिजॉल्व कर लीजिए टू कंपोनेंट्स में। तो देखिए इधर जो डायरेक्शंस में ये कंपोनेंट कैसा है, ये जो लाइन कैसी है हमारी, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शंस ऑफ फोर्स है, तो इधर आ जाएगा हमारा डी कॉस 90, इधर जो है लिखा दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ से लिखता हूँ, इधर क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, डी कॉस 90 माइनस थीटा, फिर क्या हो जाएगा, डी कॉस 90 माइनस थीटा, डी कॉस 90 माइनस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर जा रहा है ये क्या हो जाएगा, डी साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है फोर्स की डायरेक्शन हो गई, और ये कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कैसे भी आप जो है दोनों ही केसेस में ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जो है हमारा वर्क आ गया। अब देखिए वर्क की डेफिनेशन यहाँ से आ गई आपकी, तो वर्क डन इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और the multiplications of the force and the component of the displacement along the directions of force, clear। और सिंपल सा डेफिनेशन ये है, द बेस्ट डेफिनेशन, दो वर्ड या एक छोटी सी लाइन की, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन, इट इज अ। अब देखिए ये क्या था, डॉट प्रोडक्ट से मतलब हो गया, यहाँ से हमें भी दूसरी चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी, सिंपल सी आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो वर्क डन हमारा क्या है, स्केलर होता है, कैसा होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर होने का मतलब इसका कोई मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्या नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब जो है तीसरी बात आती है यहाँ से, जो है वर्क डन जो है हमारा क्या होता है, वर्क डन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन बाय एनी फोर्स मे बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, वर्क डन जो क्या हो सकता है, किसी भी फोर्स द्वारा किया हुआ कार्य वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा ये देखते हैं अब यहाँ पे, है ना, नहीं रहा, हटा देते हैं। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, तो सिंपल सा हमने क्या डिफाइन किया था यहाँ से, वर्क डन, अभी क्या डेफिनेशन ली थी, वर्क डन W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम जो है इसकी नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी होगा। तो पहली बात तो जीरो कब होगा, अगर हम जो है एफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, तो इस सिचुएशन में कॉस 90 की वैल्यू जो है जीरो हो जाती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो, तो वर्क डन इन दिस सिचुएशन इज जीरो हुआ। ये कौन सा केस है जिसमें वर्क डन जीरो होता है, तो ये वीडियो क्लिप देखिए दोबारा से, इसमें आप देखिए क्या है, इस वीडियो क्लिप में कि एक महिला कुली है और वो एक लगेज को लेके जा रही है, दो तरीके से वो लगेज को लेके जा रही है, एक तो ड्रैगिंग बाय हर हैंड्स और कीपिंग द लगेज ऑन हर हेड।
तो आपको हेड वाले पर ध्यान देना है, ड्रैगिंग वाले पे तो वही FD cos थीटा ही आएगा। तो यहाँ से देखिए, लगेज को होल्ड करने के लिए, सर पर होल्ड करने के लिए वो फोर्स लगा रही है अपर डायरेक्शन, जिससे उसका क्या है, वेट बैलेंस रहे लगेज का। लेकिन मूव क्या हो रही है, वो प्लेटफॉर्म पर हॉरिजेंटली चल रही है ना? तो इस सिचुएशंस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ऑन द प्लेटफॉर्म हो रहा है, लेकिन फोर्स जो वो लगेज पर लगा रही है वो अपर डायरेक्शंस में लगा रही है। तो दोनों के ही बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। क्या एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री एंगल आए इस तरीके से, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ये कंडीशंस बन गई कि यहाँ पे ये कोई प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से ये फिगर ले लीजिए ऐसे करके, और इस पर फोर्स तो लगाया जा रहा है अपर डायरेक्शंस में ऊपर की तरफ F, और ये डिस्प्लेस हो रहा है ऐसे D। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस सिचुएशंस में वर्क डन इज जीरो। तो इट मीन्स ये जो कुली, फीमेल कुली है, इस लगेज को प्लेटफॉर्म से बाहर निकालने में या फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने में कोई काम नहीं कर रही है ना? तो साइंटिफिकली इसका कोई भी मेहनताना नहीं होता, लेकिन भाई जनरली वो काम कर रही है। तो वर्क डन बाय अ फोर्स इन केस ऑफ साइंस इज डिफरेंट थिंग। जनरल केस में डिफरेंट अलग चीज बात हो जाती है, लेकिन साइंस के केस में अलग बात होती है। ठीक, तो ये था हमारा। नेक्स्ट केस है हमारा जो है, अगर एंगल क्या है, एक्यूट होता है। एंगल क्या हो, एक्यूट हो। तो एक्यूट एंगल का आप जानते हैं क्या मतलब है, एक्यूट एंगल इज लेस देन दी 90 डिग्री इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब एंगल हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, एंगल है। तो उस सिचुएशंस में cos 90 इस तरीके का है कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और ये थीटा यहाँ से और यहाँ तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है थीटा, और ये फोर्स है, और इधर 0 से लेके 90 तक, मतलब 89.999 तब तक जो है वर्क डन। ये एंगल क्या कहलाएगा हमारा, लेस देन 90 डिग्री ही होगा। तो लेस देन 90 डिग्री होगा तो cos 9 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस सिचुएशंस में वर्क डन हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। और वो पॉजिटिव कैसे होती है, देखिए आपको पता है कि ऑल साइन टी का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे ऐसे, तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये थीटा 90 प्लस थीटा। तो इसमें केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक इज पॉजिटिव बाद बाकी के नेगेटिव। यहाँ पे 10 और 10 का उल्ट रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव और बाद बाकी के नेगेटिव। यहाँ पे आके हमारा केवल क्या रहेगा, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव और बाद बाकी के नेगेटिव। तो एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री में इसमें पड़ा, तो इसमें कॉस आता है हमारे इसमें वर्ग के फंक्शन में, तो कॉस भी पॉजिटिव है। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना? तो एक्यूट एंगल का केस आया तो हमारा एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है तो वर्क डन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड केस जो है, इसमें क्या हो जाता है हमारा, अगर थीटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए, क्या बन जाए, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए। तो ऑब्ट्यूज एंगल का केस कैसे रहेगा कि मान लीजिए यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे जा रहा है, लेकिन ये वो फोर्स इधर लगा हुआ है। तो उस सिचुएशंस में ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, आपका यहाँ से पड़ेगा,
90 से लेके 180 तक बढ़ेगा, 180 तक। तो 180 तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो वर्क डन हमारा क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो यहाँ से वर्क डन हमने क्या कंक्लूजन निकाला? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ वर्क। अब जीरो कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री हो। और पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल हो, मतलब लेस देन 90 डिग्री हो। और नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। 180 डिग्री भी ग्रेटर देन 90 डिग्री में ही आ जाता है, तो वहां पे भी वर्क डन जो है हमारा नेगेटिव ही रहेगा। मतलब ये फोर्थ एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और केस। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस सिचुएशंस में क्या रहेगा हमारा? वर्क डन कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस का 1। कॉस 180 माइनस इज इक्वल टू माइनस 1। तो इट मीन्स क्या हो गया? वर्क डन इस सिचुएशन में माइनस एफ डी। एफ डी का मतलब क्या हुआ? ये नेगेटिव वर्क डन हुआ। क्या हुआ? ये नेगेटिव वर्क डन हुआ। तो अब देखिए ये केस कौन सा होता है? आपका कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, तो व्हीकल ड्राइव करते समय अगर उसमें आपको ब्रेक लगाना पड़ा, तो ब्रेक लगाते समय इंजन व्हीकल की व्हील पर फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन व्हीकल सडनली वहीं नहीं रुक जाता। चाहे आप कितनी भी पावरफुल ब्रेक लगा दीजिए, थोड़ा घना तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही। डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स, मतलब 180 का एंगल हो गया दोनों ही केसेस में। तो उस सिचुएशंस में वर्क डन बाय द इंजन इज नेगेटिव, है ना? फ्रिक्शनल फोर्स वाल द्वारा भी वर्क डन जो है नेगेटिव होता है। डिपेंड करता है कि वर्क डन जो है क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स सपोर्ट कर रहा है मोशंस को तो पॉजिटिव होगा, अगर ये अपोज कर रहा है मोशंस को तो नेगेटिव होगा। फ्रिक्शनल फोर्स की एबिलिटी होती है रिलेटिव मोशंस का अपोज करता है, लेकिन मोशंस को सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है। ठीक है। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है, जो है लास्ट जो है यहाँ पे स्पेशल केस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये जो कम वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया अभी आपको कि वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। वर्क डन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए ये जो है कि इसमें अब देखिए वर्क डन फोर, इसमें वर्क डन में हमारे जो है रिलेशन एफ डी या फिर एफ एस कॉस थीटा था, है ना? तो दो तीन चीजें हैं, एफ डी और थीटा। हम जो है थीटा को कांस्टेंट मानते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर नहीं डिपेंड कर रहा। तो फोर्स भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करता है। डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। किस तरीके से? देखिए इस एग्जांपल को देखिए कि मान लीजिए ये एक ट्रेन का कंपार्टमेंट, ये क्या है? कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन, ये व्हील हो गए इसके। अब इसमें यहाँ पे ये एक महोदय हैं, है ना? ये तो क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं। और ये यहाँ एक दूसरे कंपार्टमेंट में ही ऑब्जर्वर के, और दूसरा तीसरा आदमी यहाँ पे है आउटसाइड ऑफ द कंपार्टमेंट। ये प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है। ट्रेन का कंपार्टमेंट रेस्ट में, कैसे है? रेस्ट में है। इसने इसको डिस्प्लेस किया, यहाँ तक ले गया, ये यहाँ से लेके इनिशियल पोजीशन लेके डी तक ले गया। तो इसके द्वारा वर्क डन क्या हुआ? फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है इस पर ये,
वर्क डन W इक्वल टू FD रहा, है ना। जब ये ऑब्जर्व करता है कि भाई ये बंदा इस पर जो है ए ऑब्जर्वर, बी ऑब्जर्वर और सी जो है फोर्स लगा रहा है, कि ए इसको ऑब्जर्व करता है ट्रेन में बैठा हुआ, ये बंदा इस पर फोर्स लगाकर ये ब्लॉक पर डी डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसने इतना वर्क डन। ठीक ऐसे ही बी भी ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका इसको जो है सी को, कि सी जो है ब्लॉक पर जो है आपका एफ फोर्स लगाकर इसको कितना डिस्प्लेस कर दे रहा है, डी, तो इसके द्वारा वर्क डन भी क्या रहा, एफ डी ही रहा। तो यहाँ का मतलब कौन सा केस था, ट्रेन रेस्ट में थी, स्पीड ऑफ ट्रेन और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज जीरो, है ना, जीरो, वो मूव नहीं कर रही। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस भी वही है कि यहाँ पे भी हमारा क्या है, ये सी है, इस पर फोर्स लगा रहा था, फोर्स लगा के इसको कितना फोर्स लगा रहा है, एफ फोर्स, और इसको डिस्प्लेस करे दे रहा है कितना, डी डिस्टेंस। तो यहाँ फाइनल पोजीशन, यहाँ पे क्या था, ये सी था, और यहाँ पे ये था ए ऑब्जर्वर था, है ना, ए ऑब्जर्वर ट्रेन की कंपार्टमेंट के अंदर, और ये बंदा ऑब्जर्वर था बी आउटसाइड ऑफ द कंपार्टमेंट। अब ट्रेन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रही है ना, तो इस बंदे ने सी ने इस ब्लॉक पर, ब्लॉक में ले लेता हूँ पी, ब्लॉक पी पर फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस किया डी, और उतना टाइम ले लिया, इतने कितने टाइम ले लिया इसको डिस्प्लेस करने में, टी टाइम। तो जब ए इसको ऑब्जर्व करता है तो ये डी जो है देखेगा, तो ये ए ऑब्जर्व कर रहा है सी को, और सी खुद अपना जो वर्क डन देख रहा है, तो उसके लिए आ गया एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। लेकिन जब बी ऑब्जर्व करता है, तो बी जब ऑब्जर्व कर रहा है तो ब्लॉक ने डी डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया, ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट लिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन द कंपार्टमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन विद इन टाइम टी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन क्या हो गया, बी टी, एक्सीलरेटेड नहीं हो रही है ये। तो जब बी ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्व करेगा तो बी को जो है इस सी जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, डी प्लस डी टी, मतलब डी प्लस पी टी, कितना मिला, डी प्लस पी टी। ये किसने ऑब्जर्व किया था, बी ने। तो जब ये देखता है कि भाई इससे पूछा जाए कि सी आज इससे पूछा है कि मैंने कितना काम किया, तो ये इसको बताएगा कि तूने काम जो है भैया डब्ल्यू डैश किया है, और वो है फोर्स ने एफ लगाया था, लेकिन वर्क डन हो गया तेरा डी प्लस पी टी, वेयर वी टी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम टी, टी इज द टाइम which is taken by the block C to display T is the time which is taken by the person C to displace the block P, है ना, from its initial positions to final position। ध्यान रखना, तो इस तरीके से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। पहले क्या था, इससे पहले पहले में ये ट्रेन क्या थी, रेस्ट में थी, तो दोनों ही ए पर्सन इनसाइड द कंपार्टमेंट और बी पर्सन आउटसाइड द कंपार्टमेंट, इट मीन्स ऑन द प्लेटफॉर्म, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सी ने जो एफ फोर्स लगाया ब्लॉक पर, और ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट किया डी, तो दोनों ही ऑब्जर्व करते हैं इसने एफ डी ही वर्क किया, और सी भी उसको इतना ही रियलाइज करता है कि मैंने एफ डी ही वर्क किया। लेकिन जब ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती है, वी टी वी वेलोसिटी से, तो यहाँ पे क्या है कि सी उस ब्लॉक पी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो सी पी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेस करने में वो कुछ टाइम लेगा, इससे पहले वाले में भी उसने कुछ टाइम लिया होगा, तो वहाँ पे उसको हमने कंसीडर नहीं किया, कोई वो ही नहीं था। यहाँ पे भी जो है इसमें कुछ टाइम लिया, टी टाइम लिया इसको डिस्प्लेस करने में, तो इसमें डिस्प्लेस करने में इसको जब टी टाइम लिया, उस टाइम इंटरवल में ट्रेन कितना डिस्प्लेस हो गई, पीटी, है ना। अब देखिए इतना ही बंदा ए जो कंपार्टमेंट के अंदर है ट्रेन के रेस्पेक्ट में उतना ही डिस्प्लेस हो जाएगा, सी भी उतना ही ट्रेन के रेस्पेक्ट में उतना ही डिस्प्लेस होगा। तो वर्क डन बाय सी टू डिस्प्लेस द ब्लॉक
फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशंस इज क्या होगा, W इक्वल टू एफ डी। कंपार्टमेंट में जब ए ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको भी एफ डी निकलेगा, और सी ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको भी, भाई मैंने, हाँ ये पूछता है कितना काम कर दिया, अगर एफ डी कर दिया, फोर्स एफ लगाया था, इसको इतना डिस्प्लेस कर दिया, है ना, तो ठीक है। लेकिन जब ये सी और ए दोनों मिलकर बी से पूछते हैं, कि ये पूछता है कि भाई नहीं आप, इसने जो है, आप तो गलत हो, एफ डी काम नहीं किया, इसने काम किया है एफ डी से कुछ ज़्यादा, कितना, एफ displacement of the block in the compartment and plus the displacement of train into multiplications of the applied force। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसी तरीके से अगर ये ट्रेन एक्सीलरेटेड हो रही होती ट्रेन क्या है, ये एक्सीलरेटेड हो रही है, ये ट्रेन है हमारी, और ए एक्सीलेशन से एक्सीलरेटेड हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 0 थी, तो यहाँ पे वही कंडीशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे ये जो है बंदा ऐसे इस पर फोर्स लगा रहा है और इसको ब्लॉक को डिस्प्लेस करता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, फाइनल पोजीशन तक, और कितना डिस्प्लेस किया, डी डिस्प्लेस किया है, और यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे ये ए है, ए इसको ऑब्जर्व कर रहा है, और बी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वो भी इसको ऑब्जर्व कर रहा है। सी ने ब्लॉक पी को डिस्प्लेस करने में कितना डिस्प्लेस, इनिशियल से फाइनल पोजीशन डिस्प्लेस करने में टाइम लिया टी। तो वर्क डन बाय सी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन और विद रेस्पेक्ट टू ए और विद रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, तो वही रहेगा डब्ल्यू एफ डी, है ना। लेकिन जब ये बी इसको देखता है सी को, तो टी टाइम ले रहा है सी इसको ब्लॉक को डिस्प्लेस करने में इनिशियल से फाइनल पोजीशन, उतने ही टाइम में ट्रेन भी डिस्प्लेस कितनी हो जा रही है, डी इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू तो आपने जीरो ले ली है ना। डी इज इक्वल टू क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन क्या रहा, वेक्टर है सब, ठीक है, तो हाफ ए टी इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन। जब जो है बी ने ऑब्जर्व किया इसको, सी को ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हुए, तो बी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन, मतलब क्या रहा आपका, डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब पूछा सी और ए दोनों मिलके पूछते हैं बी से कि भाई इसने कितना काम किया ब्लॉक को डिस्प्लेस करने में इनिशियल से फाइनल पोजीशन। इसका आंसर होगा, जो डब्ल्यू डैश वर्क किया है वो है फोर्स अप्लाइड बाय द सी ऑन द ब्लॉक इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन। क्लियर? समझे नहीं समझे? ये ध्यान रखने की बात है। तो इसमें जो है, अब ये बात है, तो जब जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज along the directions of the velocity of train और accelerations of the train, तब तो ये आएगा। लेकिन अगर ये अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन और हो, या फिर एक्सलेशंस ऑफ द ट्रेन हो, तो ये चीज़ें बदल जाएंगी, माइनस साइन आ जाएगा। ध्यान रखना, ये वर्क डन क्या है,